हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज सबसे पहले यूपीएससी 2024 के जीएस वाले सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी वाले सेक्शंस को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट किया है वह है हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशंस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें जो होती है, यानी जो सूर्याताप होता है जिसको हम इंसोलेशंस कहते हैं, उससे हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट होता है, या जो हमारा पार्थिविक विकिरण है, टेरेस्ट्रियल विकिरण रेडिएशंस जो है, उससे हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट होता है। यानी एटमॉस्फेयर को हीट करने में किसका ज़्यादा रोल होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लियर कट ध्यान रखिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के कंपेयर में टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसका कारण क्या है? जो टेरेस्ट्रियल आपका वेव्स है, यहाँ पर देखिए, तो जो टेरेस्ट्रियल वेव्स होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होता है, वो जब रेडिएट होता है लॉन्ग वेव के रूप में, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है अपने स्पेसिफिक हीट के कारण क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी एब्जॉर्बेशंस के कारण जो होता है, हम देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट जो वार्म हो रहा है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग के कंडीशंस जो क्रिएट हो रही है, वो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के कारण ही हो रहा है। और गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, वो बढ़ती जा रही है, और यह जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को अपने स्पेसिफिक हीट के कारण क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो है आपका अर्थ सरफेस पे आती है, वो एटमॉस्फेयर पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है जितना ज़्यादा आपका जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन डाल पाती है। इसलिए फ्रेंड्स, इस यहाँ पे जब हम पहला क्वेश्चन को लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग विकिरण वायुमंडल को अधिक गर्म करता है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसका रोल ज़्यादा होता है। दूसरी ओर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो फ्रेंड्स जो है, ये स्टेटमेंट हम जानते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग है और स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या है, सही है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। जब आपका एटमॉस्फेयर में आता है लॉन्ग वेव के रूप में, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशंस क्या करता है, क्रिएट करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। हमारा कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया था। क्लियर कट है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा क्षोभ मंडल की मोटाई पे है, यानी थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, तो इक्वेटर से जब हम पोल की ओर जा रहे हैं, और अगर हम इक्वेटर और पोल के कंपेयर में क्षोभ मंडल उसके ट्रोपोस्फेयर के थिकनेस को कंपेयर करें, तो हम जानते हैं कि जो इक्वेटर से आपका ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस है 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है, जबकि आपका पोल से मात्र 6 किलोमीटर है। इसका मतलब है इक्वेटर से जो है ट्रोपोस्फेयर की मोटाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि पोल से आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर की मोटाई क्या होती है, कम होती है। एक और इक्वेटर से 18 किलोमीटर है, जबकि दूसरी ओर मात्र 6 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, जो संवहनीय धारा होती है, जो कन्वेंशनल करंट होती है, हम जानते हैं कि जो हमारा इक्वेटर का एरिया है वो हमारा लो प्रेशर का एरिया है। तो लो प्रेशर का कारण क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण जो है इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा हिट हो जाता है, हमारा जो है सरफेस क्या हो जाता है, हिट हो जाता है, और हिट होने के कारण जो है वो आपका अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अपर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे लो प्रेशर होती है, उस लो प्रेशर वाले एरिया को क्या कर देता है, जो नेचुरल लो प्रेशर वाला एरिया है उसको क्या करता है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वहां से जो आसपास की जो रीजन्स में जो लो प्रेशर का रीजन है, वहां पर से यहाँ की हाई प्रेशर वाली विंड क्या करती है, वहां पे लो प्रेशर वाली विंड की ओर मूव करती है, और वहां के नेचुरल लो प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाई प्रेशर में।
फिर वो विंड क्या हो जाती है, हाई प्रेशर के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर आ जाती है और यहाँ पे नेचुरल लो प्रेशर को फिर क्या करती है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करती है और हाई प्रेशर के कारण विंड फिर किधर जाती है, इस साइड में आपकी लो प्रेशर की ओर। और इस तरह से एक हेडली सेल का आपका हेडली सेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो है आप देखते हैं इक्वेटर पे जो है कन्वेंशनल धाराएं जो होती है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके एटमॉस्फेरिक विंड को कहाँ ले जाना, काफी हाई हाइट पे यानी अपर एटमॉस्फेयर में ले जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल सामान्य द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। और ये स्टेटमेंट जो है ये पहले वाले स्टेटमेंट को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। कन्वेंशनल धाराएं, कन्वेंशनल करंट यानी संवहनीय धाराओं के माध्यम से ही जो पृथ्वी की जो पार्थिविक विकिरण जो होती है वो कहाँ चला जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या करता है, वार्म कर देता है, यानी उस कंडीशंस को क्या करता है, गर्म कर देता है। और प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है उसका सिचुएशन यही है। यानी देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसका टारगेट किधर है, कॉन्सेप्ट क्या खोजना चाहता है, कॉन्सेप्ट एक ही चीज खोजना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कंडीशंस हम देख रहे हैं कि काफी भयावह रूप हो रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन सा है। तो डेफिनेटली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का रोल है, इस आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, ये सारी प्रोसेस के कारण जो है हम जानते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस क्रिएट हो रही है और उसका बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट है। यानी सिविल सर्विस का देखिए माइंडसेट किधर है, जो हमारा कंटेम्प्रेरी इशू है उसको टारगेट करना और उसके पीछे जो ज्योग्राफिकल लॉजिक है, ज्योग्राफिकल कारण छिपा हुआ है उसको समझना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। अब फ्रेंड्स हम तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस पे। डेफिनेटली एक बार फिर से मूव कर जाइए, जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी एक मेजर नेचुरल मेजर कॉज है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब एक वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो उससे क्या क्या निकलता है, डेफिनेटली पायरोक्लास्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, फिर राख और धूल निकलेगा, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नाइट्रोजन के यौगिक और सल्फर के यौगिक। यानी फ्रेंड्स जो इसमें चारों ऑप्शंस जो बनाए हैं ये चारों ऑप्शंस जो है सही है एक वॉल्केनिक इरप्शंस में। यानी देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन सेट करने वाले का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उसको स्टूडेंट सही से समझे और समझ करके आए। यानी जो न्यू स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, उसके पहले उसको जब आप क्वेश्चंस को रेक्टिफाई करते हैं तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि सिविल सर्विस किस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पे वो एम्फेसिस कर रहा है। तो डेफिनेटली जो हमारा कंटेम्प्रेरी इशू है और उसका जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, उसके पीछे जो कॉज छिपा हुआ है, उस कॉज को सही से समझे, उसको रेक्टिफाई करें, ताकि जब इन फ्यूचर्स में जब वो सिविल सर्वेंट के रूप में बन के आए तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए इस चीज़ को चेक करने में। तो डेफिनेटली जो हमारा फिजिकल मैकेनिज्म है और उसका किस तरह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है, इस पे सिविल सर्विस के स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। घूम फिर करके देखिए सब पे आ रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग, यानी सिचुएशंस वार्म है या कोल्ड है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है। चौथा क्वेश्चन फिर एक बार लेकर के आया है कि जनवरी माह में जो आइसोथर्म्स लाइंस है यानी आइसोथर्मल मैप्स जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब इसके पीछे लॉजिक समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो जनवरी का महीना ये काफी इंपॉर्टेंट है और आइसोथर्म्स लाइन का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि देखिए जनवरी के महीने में नॉर्थ हेमिस्फीयर का अगर बात करते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जनवरी के महीने में ऑलमोस्ट सभी जगह एक ही तरह का टेम्परेचर आपको दिख रहा होता है, यानी टेम्परेचर वेरिएशंस जो होता है वो काफी कम होता है कॉन्टिनेंट और ओशनिक वाले पार्ट्स पे। लेकिन
ओशंस की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि यहाँ पे वार्म करंट चलती है, यानी गर्म जलधाराएं, गर्म महासागरीय जलधाराएं चलती है, वार्म ओशनिक करंट चलती है, जिसके कारण जो है महासागर का टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्टिनेंट के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आइसोथर्म लाइंस जो है जनवरी के महीने में नॉर्थ हेमिस्फेयर में आपका ओशनिक बॉडी में यानी ओशनिक वाले पार्ट्स में क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है, यानी वहां पे उसका क्या होता है, डेविएशंस होता है, यानी वो लाइंस क्या होती है, दूर दूर तक होती हैं, यानी उसकी आइसोथर्म्स लाइन क्या होती है, फैली होती है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं साउथ हेमिस्फेयर में, तो साउथ हेमिस्फेयर में हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में आपका सन का इम्पैक्ट जो है कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट्स पे ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ओशनिक वाले पार्ट्स में। तो जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो हम देखते हैं वो आपको किधर दिखता है, कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स पे दिखता है ज्यादा इन कंपेयर टू आपका ओशनिक वाले पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए, जो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का क्या होता है, ज्यादा होता है, वही आपका लैंड मास का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो कम होती है। इसीलिए कम टेम्परेचर में ही आपका लैंड मास क्या हो जाता है, जल्दी हीट कर जाता है। वही वाटर बॉडीज का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ज्यादा होता है, और उस स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने के कारण पहले वो उतना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, 4.186 जो आपका जूल होता है 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कराने का, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि 0.8 का 80 समथिंग में ही आपका हीट क्या करता है, आपका लैंड मास क्या कर जाता है, जल्दी से हीट कर जाता है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में ओशनिक वाले पार्ट्स में आइसोथर्म्स लाइन ज्यादा डेविएट करता है, वहीं साउथ हेमिस्फेयर में जनवरी वाले महीने में कॉन्टिनेंट के ऊपर सन का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वह जो है ओशनिक वाले पार्ट्स के कंपेयर में इधर हम थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल देखते हैं किसको। तो फ्रेंड्स क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसके पीछे कारण क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होने के पीछे कारण क्या है, तो डेफिनेटली चाहे गल्फ स्ट्रीम हो या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो, उत्तरी अटलांटिक अब्बा हो, ये दोनों आपके क्या है, वार्म करंट है, इसके कारण सिचुएशंस क्या होती है, गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, वार्म करंट के कारण वार्म स्थिति होगी। लेकिन स्टेटमेंट में क्या किया गया है, एकदम छोटा सा आपको थोड़ा सा इसमें क्या लाया है, चेंज लाया, और अपने डेविएशंस को, ऑप्शंस को क्या किया, चेंज किया। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्ट बेस्ड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार पूछा है एग्जाम में। कोको का सबसे प्रोमिनेंट है, तो डेफिनेटली कोट डी आइवरी और घाना जो है, हम जानते हैं कि आपका अफ्रीका का इस वाले पार्ट्स में कोट डी आइवरी है और घाना है, ये दोनों जो है हमारा मेजर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का कोको का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था एक्चुअल में। अब कह रहा है रिवर्स को दिया गया है, रिवर को अरेंज करने के लिए दिया गया है कि आप वेस्ट से ईस्ट लीजिए, तो डेफिनेटली जो ऑप्शंस बनाया है इस ऑप्शन में हमारा आंसर बी होगा। देखिए गोमती जो है ये आपका गाजीपुर में आकर करके, गाजीपुर में अब तो गंगा से मिलती है, आप गाजीपुर देख रहे हैं, गाजीपुर से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको घाघरा रिवर दिखेगी, घाघरा आपको जो है सारण यानी छपरा में आकर के मिलती है, वहीं की गंडक जो है आपको सोनपुर में आकर मिलती है, और कोसी आपका कटिहार में गंगा के आसपास गंगा में आकर के मिलती है। यानी वेस्ट टू ईस्ट का अगर बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी का क्रम जो है ये यहाँ पे आपका सही क्रम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी आपका रेनफॉल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, चट्टानों के अपक्षय के में वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रोल आपका रेनफॉल प्ले करता है। हम जानते हैं कि जो रॉक्स होता है, रॉक्स जो होता है बहुत सारे आपका गैसों का मिश्रण होता है, बहुत सारे गैसों का कंपोनेंट का मिश्रण होता है, उसमें आपका यौगिक है वो। तो हम जानते हैं कि जब आपका रॉक्स जो है यानी चट्टान जो है, जब उस पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है, वो चट्टान क्या होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो वो फैल जाता है, और ठंडा के समय वो फिर क्या होता है, सिकुड़ता है, यानी फैलने सिकुड़ने के कारण वो चट्टान क्या हो जाती है, लूज हो जाती है।
जब वर्षा उसके ऊपर पड़ता है तो वर्षा ऊपर होने के कारण उसमें क्या करता है, उसका अपक्षा कर देता है, यानी उसमें तोड़ फोड़ कर देता है, तो वो आपका टूट फूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्षा में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है, इसमें कोई दुराय नहीं है, एकदम फैक्ट नॉर्मल सी बात कहा गया है यहाँ पे। और जब वो आता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उस रिडक्शन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के कारण जो होता है, तो आपका रॉक्स जो है काफी आसानी से क्या हो जाता है, आपका वेदर्ड हो जाता है, यानी चट्टान का क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, उस पहले स्टेटमेंट का जो मेन कारण है वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, ये आपके आंसर जाएंगे। यानी पहले वाले स्टेटमेंट को दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, यानी उसको समर्थन करता है। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बाउंड्री लाइन क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि यह बाउंड्री लाइन है और आपका किस पे, उत्तरी समुद्र यानी नॉर्थ सी पे है। ये आप देखते हैं कि ये नॉर्थ सी है, इस साइड आपका क्या है, ब्रिटेन है, नॉर्वे हो गया, इधर आपका कोपेनहेगन डेनमार्क हो गया, उसके बाद आपका पोलैंड हो गया, फिर जर्मनी हो गया। तो नॉर्थ सी से सटा हुआ जो है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, और उसके बाद आपका रसिया है। तो फिनलैंड और रसिया क्या हो गया, काफी दूर हो गया। तो नॉर्थ सी से सटा हुआ क्या हो गया आपका, नॉर्थ सी से नॉर्वे उधर है, जो ऑप्शंस बनाया गया एक्चुअल में, तो नॉर्वे और आपका इधर क्या है, जर्मनी है। तो इसमें आपको नॉर्वे और जर्मनी जो है ये आपके नॉर्थ सी से टच करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी केवल दो ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वाटरफॉल्स पे है और रिवर और एरिया दिया गया है, मैच के लिए कहा गया है कि कौन सा कितना मैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। धुआंधार जो है मालवा रीजन में मध्य प्रदेश में, डेफिनेटली नर्मदा रिवर पे, ये पहला सही है। दूसरा हुंड्रू छोटा नागपुर सुवर्णरेखा नदी पे, ये भी सही है। थर्ड है गरसोप्पा, जिसको जोग फॉल्स भी कहते हैं पश्चिमी घाट में, यहाँ तक सही है। लेकिन यहाँ पर रिवर में दिक्कत कर दिया है, रिवर में नेत्रवती नहीं होगा बल्कि शरावती रिवर होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन सी हमारा आंसर क्या होगा होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके माउंटेन्स के टाइप्स को पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने भी पूछा है कि सेंट्रल एशिया में जो बासजेस है, तो सेंट्रल एशिया का बासजेस है वो बलित पर्वत है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बासजेस जो है एक क्या है आपका फोल्ड माउंटेन्स है। दूसरा है आपका ऑप्शन बनाया गया यूरोप, आल्प्स और इसको ब्लॉक। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आल्प्स हिमालय जो है ये क्या है, किसका एग्जांपल है, आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है। तो यानी यूरोप का आल्प्स जो होगा वो फोल्ड माउंटेन्स है, ये भी ऑप्शन आपके गलत बना दिए। फिर नॉर्थ अमेरिका का प्लेसियंस जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है, यानी बलित पर्वत है, ये सही है। साउथ अमेरिका का एंडीज ये बलित पर्वत है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी तीसरा और चौथा आपके सही है, पहला दूसरा गलत है, यानी आंसर क्या होगा, सिर्फ दो ही इसमें सही से क्या है, मैच किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट है, वो है जलवाष्प पे, यानी वाटर वेपर पे। देखिए कितना, देखिए एक ही क्वेश्चन पे कैसे पूछ रहा है। हम जानते हैं वाटर वेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ग्लोबल वार्मिंग में। अब यहाँ पे देखिए कि जो वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर यानी H2O, H2O क्या है, गैस है। ऑप्शंस का ओपनिंग लाइन जो बना रहा है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। डेफिनेटली वाटर वेपर क्या है, आपका H2O है। तो H2O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम जानते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है इसमें कि जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की ओर जाते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट घटता जाता है। डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट घटेगा तो वाटर का फॉर्मेशन कम हो जाएगा और जलवाष्प क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिक है, यानी पोल पे आपका वाटर वेपर अधिक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। यानी इसमें आपका केवल एक ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि वाटर वेपर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जहाँ पे हीट ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट ऑप्शंस बनाया गया वो ये क्लाइमेटिक जोन का है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स नॉलेज क्लियर है तो यहाँ पर देखिए तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है, वर्ष भर वर्षा होता है, बरसन में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर की होती है। अब देखिए ऑप्शंस बनाइएगा, तो विश्वतीय वर्षा है, तो डेफिनेटली विश्वतीय जलवायु में वर्षा जो होती है वो क्या होती है, जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट्रिक जोन होता है वहाँ पे वर्षा क्या होती है, 250 से ज़्यादा सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट तो ऐसे ही खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन अभी हम देखते हैं। थर्ड है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में जब आप ऊपर की ओर मूव करेंगे तो वर्षा सेकेंड ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा उसमें। थर्ड है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा अप्लाई हो नहीं होगा नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन आपका फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, बी होगा।
ठीक है, क्योंकि देखिए समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु जो होता है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी माउंटेन्स सॉरी जितने भी डेजर्ट होते हैं, वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट होते हैं, वो क्या होता है आपका वेस्टर्न साइड होता है। उसका एक कारण क्या होता है आपका, सिंपल सा है, ओशनिक करंट तो है ही, और साथ ही साथ ओशनिक करंट के रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके कारण वहाँ पे वर्षा ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु जो है, ये ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। तो ऑप्शन से आप इसको बनाइएगा तो आपका बेहतर आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कैरियोलिसिस फोर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनाया है। कैरियोलिसिस फोर्स जो होता है वो आपको एक्चुअल में आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हम देखते हैं कि जो आपका जानते हुए हाई प्रेशर लो प्रेशर है ना, आपका विंड का मूवमेंट आप जानते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, विंड का मूवमेंट तेज हो जाएगा, और जितना ज़्यादा विंड का मूवमेंट तेज होगा उतना ज़्यादा विंड का क्या होगा, डिफ्लेक्शंस होगा, यानी विक्षेपण होगा। तो जो विंड का डिफ्लेक्शंस होता है, इसको सबसे पहले रीड किया था जिन्होंने, वो है कैरोलिसिस महोदय ने रीड किया था। कैरोलिसिस महोदय ने रीड किया, और जब उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शंस जो आपका विंड में जो डिफ्लेक्शंस होता है, उसका कारण क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट हाई होगा उतना ज़्यादा विंड का डिफ्लेक्शंस होगा। और विंड के में जो डिफ्लेक्शंस होता है उसका कारण क्या है, आपको उन्होंने नाम ही उनके नाम पे ही इनको रखा गया कैरोलिसिस फोर्स, यानी कैरोलिसिस बल। तो कैरोलिसिस बल जो है, विंड में जितना ज़्यादा आपका स्पीड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शंस होगा। हम जो देखते हैं कि जो साइक्लोन्स वगैरह आता है उसमें उतना ज़्यादा आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शंस होता है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है। तो वहाँ पे आपका कैरोलिसिस फोर्स क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड है। दूसरा है, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, आपका सही है। इसका कारण क्या है कि जो कैरोलिसिस फोर्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है लैटिट्यूड का, ठीक है। अब लैटिट्यूड आप देख रहे हैं कि इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री है, यानी भूमध्य रेखा पे कैरोलिसिस फोर्स 0 होगा। वहीं पर आप 90 डिग्री पे पोल पे जा रहे होते हैं, तो यानी वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। तो आपका ध्रुवों पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, आपका 0 हो जाता है। यानी फ्रेंड्स जो कैरोलिसिस फोर्स का जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा दोनों सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून पे बेस्ड है, डेफिनेटली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 जून पे हम जानते हैं कि जो 21 जून का क्वेश्चन होता है ये हमारा समर सॉलिस्टिस का होता है। तो इस पीरियड में हम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट डे जो होता है कर्क रेखा पे होता है। तो कर्क रेखा पे लॉन्गेस्ट डे होता है, यानी 12 घंटे से ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा आर्टिक सर्किल है, आर्टिक सर्किल पे जो है आपका 12 घंटे से ज़्यादा का दिन होता है। तो 21 जून जो है उसमें 12 घंटे से अधिक समय विद्यमान होता है, वो कर्क रेखा, और आपका क्या हो गया, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, यानी सेकंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है पिट जो है उसको कहाँ पे आपको है, एक बार रीड कर देते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिसमें संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देखिए अब क्वेश्चंस को देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ज्योग्राफी का क्वेश्चंस पूछा है, जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेकर के आया है, सबका टारगेट क्या रखा है, क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक सेक्टर, क्लाइमेटिक चेंज, आपका देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी सारे जो फिजिकल इस बेस में इस बार क्वेश्चंस बनाया गया है, उसमें से 80 से 90% क्वेश्चंस का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स के माध्यम से आपका एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको समझना है। तो जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है हमारा फिजिकल फैक्टर का पड़ रहा है, उसको यहाँ पे कोरिलेट करके इस बार के यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इस बार हम फ्रॉम माय साइड, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को यूपीएससी के प्रॉपर वे में रीड करते हैं, प्रॉपर वे में उसको बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस साल का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और टारगेटेड क्वेश्चंस है, एक पर्टिकुलर सेक्शंस को, यानी
ज्योग्राफी वाले पार्ट्स को उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट आ रहा है डिफरेंट डायमेंशन से, क्लाइमेटिक चेंज के माध्यम से, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के माध्यम से, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, और जिनको भी यूपीएससी फंडामेंटल या फाउंडेशंस कोर्स करना है आप आकर के देखिए, और 2-4-10 क्लासेस जो है हमारे डेमो क्लासेस फ्री होता है, आपको बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही फंडामेंटल, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हो गया, सारे एडवांस बुक्स, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक्स को हम लोग प्रॉपर वे में आपसे डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके 5 to 6 सेक्शंस वो मैं खुद ही आपको टीच करूंगा, जिसमें आपको मैटर को कोरिलेट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप सो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे क्लास से आप जुड़िए, आपके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा हमारा क्लास। थैंक यू सो मच।